शिवराज कैबिनेट की बैठक आज। नगर पालिका निगम अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन करेगी सरकार। दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की होगी स्थापना। शिवराज सरकार का किसानों के लिए बड़ा फैसला। देशी गाय रखने पर 900 रुपए प्रतिमाह मिलेगा अनुदान। 5200 गांवों में प्राकृतिक खेती के लिए विशेष प्रयास। हनुमान चालीसा विवाद पर उद्धव का पलटवार। सीएम बोले, पाठ करना है तो घर आकर पढ़िए, दादागिरी करने वालों से हमें निपटना आता है। प्रशांत किशोर पर अटका फैसला। उदयपुर में 13 से 15 मई तक होगा कांग्रेस का चिंतन शिविर। 6 कमेटियां तय करेंगी पार्टी का भविष्य। एमपी में गर्मी के लगातार तीखे हो रहे तेवर। झुलसा देने वाली तपन से लोग बेहाल। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं ने बढ़ाया तापमान। नमस्कार, 4 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। चलिए आपको बता देते हैं वो कौन सी होंगी 4 बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर होगी, सड़कों पर मवेशियों को खुला छोड़ने वालों की अब खैर नहीं, लगेगा 5000 रुपए जुर्माना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में आज इस पर होगा अंतिम निर्णय। और दूसरी बड़ी खबर होगी, किसानों के लिए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। देशी गाय रखने पर 900 रुपए प्रतिमाह मिलेगा अनुदान। 5200 गांवों में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास। और तीसरी बड़ी खबर होगी, आशीष पर आरोप तय करने को लेकर सुनवाई आज। जिला अदालत में आज पेश होगा आशीष मिश्र। डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ दाखिल की गई है आपत्ति। और चौथी बड़ी खबर होगी, आजम के लिए जेल वाली राजनीति। 5 दिनों में 5 बड़े नेता मिलने पहुंचे। 20% मुस्लिम वोट पर है पार्टियों की नजर। चलिए अब शुरू करते हैं विस्तार से 4 बड़ी खबरों का सिलसिला। पहली बड़ी खबर विस्तार से, शहरों की सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर मवेशियों को खुला छोड़ना अब महंगा पड़ेगा। उच्च न्यायालय जबलपुर की अवमानना सहित याचिका में दिए गए निर्देशों को देखते हुए सरकार अध्यादेश के जरिए नगर निगम अधिनियम 1956 एवं नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन करेगी। इसके तहत जो कोई भी जानबूझकर या लापरवाही से किसी मवेशी या अन्य जानवर को सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थान पर छोड़ेगा या बांधेगा, उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस पर अंतिम फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। वहीं दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में प्रदेश का एकमात्र पुलिस वाहन प्रशिक्षण विद्यालय नौबस्ता रीवा में है। गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दतिया में स्कूल की स्थापना से ग्वालियर चंबल क्षेत्र के साथ छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों को लाभ होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा के पास से। विवेक, जिस तरह से शहरों में, रोडों में, सड़कों में मवेशी घूमते रहते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, इसको लेकर फिर तमाम तरह की बाद में कभी कभी केओस भी उत्पन्न होते हैं। कभी कभी सुरक्षा व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं और पुलिस को कभी कभी भारी मशक्कत भी करनी पड़ती है अगर रोड जाम होता है या चक्का जाम होता है। अब इसको देखते हुए अब सरकार जो आज कैबिनेट बैठक होने वाली है, इसमें एक फैसला करने वाली है कि अगर कोई भी मालिक अपने मवेशियों को खुले में छोड़ देता है तो उनके ऊपर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए शिवराज कैबिनेट की तो आज अहम विषय में तो चर्चा की जाएगी, मगर बात की जाए आवारा मवेशियों की तो खासतौर पे आवारा जो मवेशी है उनकी दुर्घटना ना हो, जिसके लिए शिवराज कैबिनेट में एक नया अध्यादेश लाया जा सकता है, जिसमें करीब बात की जाए आवारा मवेशियों की तो जो आवारा जो मवेशी हैं वो यदि घूमती हो, यदि किसी की मवेशी है मगर वो उसका ध्यान नहीं रखते हुए खुले में सार्वजनिक स्थान में छोड़ देते हैं तो 5000 रुपए का जो जुर्माना है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर लगाया जाएगा, जिसके लिए शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज एक बड़ा फैसला हो सकता है। साथ ही बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में लगातार मवेशियों को लेकर तमाम योजनाएं ला रहे हैं और साथ ही बात की जाए मवेशी की तो जो आवारा जो मवेशी है उनकी सड़क दुर्घटना से कहीं ना कहीं उनकी मौत हो जाती है और उसी दुर्घटना को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने एक नया ये कदम उठाने जा रही है। मगर बात की जाए कि शिवराज कैबिनेट की तो दतिया में मोटर
ट्रांसपोर्ट स्कूल खोलने को लेकर भी एक नया जो प्रस्ताव है कैबिनेट में रखा जा सकता है और इस प्रस्ताव पर चर्चा होकर मंजूरी भी मिल सकती है, क्योंकि बड़े लंबे समय से जो मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल को लेकर चर्चा चल रही थी, तमाम प्रस्ताव भी तैयार कर लिए गए थे, मगर प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं मिल पाई थी। मगर ऐसा आज लग रहा है कि आज इन प्रस्तावों को हरी झंडी मिल जाएगी। जी बिल्कुल। और वहीं साथ में अगर दतिया की बात करें तो दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसके अलावा और क्या कुछ प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पारित हो सकते हैं, क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? तमाम विषयों की बात की जाए भागीरथ, तो तमाम विषय हैं, मगर सबसे पहले कैबिनेट में कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही बात की जाए कि मध्य प्रदेश में नए उद्योग कैसे लगाए, रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाए, इसको भी लेकर चर्चा होगी। मगर बात की जाए दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल स्थापित करने को लेकर एक प्रस्ताव रखा जा सकता है और उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि वर्तमान में प्रदेश का एकमात्र पुलिस वाहन परीक्षण विद्यालय 9 बस्ता रीवा में है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, लेकिन पुलिस वाहनों की कमी थी और प्रदेश में नए थाने और चौकी और कार्यालयों में नए पद सृजित होने से पुलिस वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। और गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दतिया में स्कूल की स्थापना से ग्वालियर चंबल क्षेत्र के साथ छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों को भी लाभ होगा। तो ये अहम प्रस्ताव है जिसको आज स्वराज कैबिनेट में हरी झंडी मिल सकती है। जी बिल्कुल। वहीं कोरोना की बात करें, कोरोना को लेकर अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक भी की थी और जिस तरह से देश के कई राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो जो आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है इसमें किसी तरह के दिशा निर्देश खास तौर से कोरोना को लेकर भी जारी किए जाएंगे, किसी तरह से कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा? बिल्कुल। अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो कल शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी बैठक की थी जिसमें स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे। मगर दिशा निर्देश की बात की जाए तो अभी किसी प्रकार के दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं, मगर शिवराज कैबिनेट के तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे तो संभावना लग रही है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो कैबिनेट के मंत्रियों को निर्देश दे सकते हैं कि वह अपने गृह क्षेत्र में रहें और प्रभार के क्षेत्र में रहे और वहां के अस्पतालों का जायजा लें, अस्पतालों को दुरुस्त करें और अपनी नजर बनाए रखें प्रभार के जिलों में। क्योंकि मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए भागीरथ, तो मध्य प्रदेश में अभी जो रिकवरी रेट है वो 6 है और पूरे मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में करीब 52 जिले हैं और 52 जिलों में 48 ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी कोरोना संक्रमण के मामले नहीं मिले हैं और करीब मध्य प्रदेश में 70 एक्टिव केस है। तो इससे साफ हो गया कि मध्य प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो रफ्तार नहीं पकड़े हैं, मगर प्रदेश सरकार पूरी तरह सख्ती से अलर्ट है, जिसके लिए लगातार मुख्यमंत्री बैठक तो कर रहे हैं और आज की स्वराज कैबिनेट की एक बैठक में तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनको दिशा निर्देश दे सकते हैं कि वह अपने प्रभार के क्षेत्र में रहें और लोगों को जागरूक करें वैक्सीनेशन के लिए और कोरोना की गाइडलाइन पालन करने के लिए। जी बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिवराज कैबिनेट की आज बैठक होने वाली, इस बैठक में तमाम कई अहम फैसलों पर चर्चा होगी और उस पर मुहर लग सकती है, खासतौर से जो मालिक अपने मवेशियों को खुले में छोड़ देते हैं और जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें जो इंसानों की मृत्यु भी हो जाती है तो कभी कभी मवेशियों की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसको लेकर तमाम तरह के जो सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती है। उसको देखते हुए जो जुर्माना लगाने का प्रावधान है 5,000 रुपये का, इसको लेकर जो बैठक होने वाली है शिवराज कैबिनेट की बैठक, उस पर मुहर लग सकती है इस बैठक में। और इसके अलावा तमाम तरह के फैसले और लिए जाएंगे शिवराज कैबिनेट में। और दूसरी बड़ी खबर आपको विस्तार से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में जून माह से 5,200 गांवों में प्राकृतिक खेती शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने नवोन्मेषी खेती पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में देसी गायों की देखरेख के लिए सरकार किसानों को प्रति माह 900 रुपए की मदद भी देगी। चौहान ने कहा कि विभिन्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग बढ़ा है। रासायनिक उर्वरकों के बहुत अधिक इस्तेमाल के कारण मृदा की सेहत खराब हुई है, जिसे रोकने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार उर्वरक सब्सिडी के लिए किसानों को 1.8 लाख करोड़ रुपए देती है और इसी तरह प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जानी चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान से। ताहिर, जिस तरह से देशी गायों को अब रखने पर अनुदान भी दिया जाएगा, किसानों को 900 रुपए प्रति माह यह अनुदान दिया जाएगा और इससे यह साफ है कि मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि जो किसान हैं वो अक्सर जो कुछ लोग हैं जो विदेशी गायों को पालने पर ज्यादा सोचते हैं, उनको लगता है कि विदेशी गायें ज्यादा अच्छी हैं खेती किसानी के लिए, दूध के लिए। अब यहां पर देशी गायों को बढ़ाने के लिए 900 रुपए प्रति माह अनुदान दिया जाएगा सरकार की तरफ से। साफ तौर पे आपको बता दूं, भागीरथ की शिवराज सरकार ने जो है कि चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है और किसानों को लुभाने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। देसी गायों की होती दुर्दशा को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर महीने किसानों को 900 रुपए के अनुदान देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जो गायों की दुर्दशा हो रही है उसको देखते हुए बड़ा निर्णय लिया गया है। अब जो भी किसान गायों को पालेंगे उन्हें 900 रुपए महीने की सहायता सरकार देगी, जिससे वो गायों के लालन पालन में उपयोग कर सकेंगे। साथ ही खेती की तरफ भी उन्होंने कहीं ना कहीं जो वो है कि सरकार बिल्कुल चिंतित नजर आ रही है कि जो रासायनिक उर्वरक आए हैं उससे कहीं ना कहीं जमीन को और मृदा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसको देखते हुए अब सरकार ने एक नया प्लान तैयार किया है, जिससे जून माह में प्राकृतिक खेती की शुरुआत होने जा रही है। सीएम शिवराज ने स्वयं कहा है कि वो भी अपनी 5 एकड़ की खेती में प्राकृतिक जो खेती है उसका उपयोग कर रहे हैं। साथ ही मंत्रियों को भी हिदायत दी है कि आप भी जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं जो खेती करते हैं उनसे भी कहा है कि आप भी कहीं ना कहीं इस खेती का उपयोग करें, ताकि जो जमीन जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रहे। तो पहले दौर में हर जिले में जो 100 गांव हैं वो चिन्हित किए गए हैं, तो ऐसे मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, तो वहाँ 5200 गाँव में ये खेती की शुरुआत जून महीने से होने जा रही है। जी ये ताहिर, अभी इसके पहले बात करें तो सरकार लगातार जैविक खेती को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही थी और जैविक खेती को बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही थी, लेकिन अब सरकार का जो पूरा फोकस है वो है प्राकृतिक खेती को लेकर, क्योंकि प्राकृतिक खेती की वजह से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है, जो मिट्टी है उसको नुकसान नहीं पहुंचता है और लोगों की सेहत तो अच्छी रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जैविक खेती के बाद अब सरकार का पूरा जो ध्यान है वो है प्राकृतिक खेती को लेकर। इसी के चलते अभी कुछ दिन पहले एक सेमिनार भी आयोजित किया गया था प्राकृतिक खेती को लेकर। इसमें तमाम तरह के गणमान्य लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए थे और क्या क्या फायदे हैं प्राकृतिक खेती के, इसके फायदे भी गिनाए थे। तो अब सरकार यहां पर जैविक खेती के बाद अब पूरा फोकस प्राकृतिक खेती पर है। साफ तौर पर भागीरथ आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने कल नवमेसी खेती पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए ये बड़ी घोषणा की है कि जो जैविक खेती है वो तो चली रही है, लेकिन किसानों से आह्वान किया है उन्होंने कि आप जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती को भी अपनी जो रूटीन है उसमें लेकर आए, प्राकृतिक खेती करें, जिससे कहीं ना कहीं जो प्रदेश का पर्यावरण है वो सुरक्षित होगा और जो रासायनिक प्रयोग जो लगातार बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, जिससे लोगों की जो सेहत बिगड़ रही है आज के दौर में वो सेहत भी लोगों की सही हो सकेगी और जो मृदा है उसको जो काफी नुकसान हो रहा है वो कहीं ना कहीं संरक्षित हो सकेगी। उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल सख्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने खेतों में सबसे पहले उसकी शुरुआत की है। जो विदिशा मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शिवराज सिंह चौहान खेती करते हैं, वो बड़ा किसान माने जाते हैं, तो वो स्वयं कहते हैं कि मैं खुद किसान पुत्र हूँ और मैंने सबसे पहले इसको अपने जो खेती का प्रयोग में लेकर आया हूँ। उसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल के सदस्य जो है उनसे आह्वान किया है और जो प्रदेश की जनता है अब वो उनसे आह्वान कर रहे हैं, जिसके लिए जून से ये शुरुआत होने जा रही है। बड़ी शुरुआत इसको कह सकते हैं कि जब मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती होगी तो कहीं ना कहीं जो जल है वो कहीं ना कहीं संरक्षित होगा, उसके अलावा जो पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं संरक्षित होगा। तो ये शिवराज सरकार का बड़ा कदम है। आपको बता दूं कि इसके लिए शिवराज सरकार ने पहल शुरू कर दी है। जून से इसकी शुरुआत होने जा रही है और 52 जिले के जो 100 गांव हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार ने चिन्हित कर दिया है। कल भी सीएम ने कहा था कि आप लोगों को इसको अमल में लाएं, प्रारंभ करें। इसलिए सबसे पहले मैं इसमें 5 एकड़ की खेती में शुरुआत कर रहा हूं। उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो किसान हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्राकृतिक खेती से जुड़े, ताकि जो प्रदेश का जो पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित हो सके। जी भागीरथ जी। बिल्कुल ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार 900 रुपये प्रति माह किसानों को देगी। जो किसान अपने पास देशी गाय रखते हैं तो अनुदान स्वरूप 900 रुपये प्रति माह दिया जाएगा देशी गाय रखने पर। तो वहीं अब सरकार का फोकस जैविक खेती के बाद प्राकृतिक खेती पर है। वो अब लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि जो किसान है वो अब प्राकृतिक खेती पर आए, क्योंकि प्राकृतिक खेती के फायदे मिट्टी के लिए भी हैं, पर्यावरण के लिए भी हैं और लोगों के लिए भी हैं। और
तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। तुकुनिया हिंसा मामले में जिला अदालत में मंगलवार को मुख्य आरोपी आशीष मिश्र पर आरोप तय करने को लेकर सुनवाई होगी। आशीष मिश्र को जिला अदालत में पेश होना होगा। तिकुनिया हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू के आत्मसमर्पण के बाद जिला अदालत में सुनवाई जोर पकड़ने की उम्मीद बढ़ गई थी, लेकिन कानूनी दावपेच को लेकर मंगलवार को भी डिस्चार्ज एप्लीकेशन का निस्तारण होना संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि तिकुनिया कांड में आरोपित 14 आरोपियों में केवल आशीष मिश्र मोनू की ओर से डिस्चार्ज एप्लीकेशन देते हुए कहा गया था कि उसके खिलाफ कार्रवाई का कोई आधार नहीं है। तो वहीं अदालती पत्रावली में ऐसे कोई सबूत नहीं है जिनके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। आशीष मिश्र की डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ आपत्ति दाखिल करने के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता ने पिछली पेशी पर समय मांगा था। सूत्र बताते हैं एसआईटी और पुलिस की ओर से कुछ बिंदुओं पर डिस्चार्ज एप्लीकेशन के उठाए गए सवालों पर अभियोजन पक्ष की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। ऐसे में जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से आपत्ति नहीं तैयार कराई जा सकी है। इन हालात में डिस्चार्ज एप्लीकेशन का निस्तारण पशुपेश में है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अविरल अग्निहोत्री को। अविरल, जिस तरह से तिकुनिया हिंसा मामले में आशीष मिश्र के ऊपर लगातार कार्रवाई चल रही है और आज कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई भी होगी, तो आज क्या कुछ होगा कोर्ट में, हम विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अगर तिकुनिया मामले की बात करें तो वहां पर सीधे तौर पर जो कृषि कानून बिल आए थे तो उसके ऊपर में जो किसान आंदोलन कर रहे थे तो उसमें जिस तरीके से उनकी जो वहां पर मौत हो गई थी किसानों की, साथ ही साथ एक पत्रकार भी था, तो उसमें आशीष मिश्रा का नाम सीधे तौर पर आया था। आप ये समझिए कि तमाम अदालतों से होते हुए आशीष मिश्रा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और वहां पर भी उनको उतनी राहत नहीं दिखाई पड़ी। तो उसके बाद आप ये समझिए कि जिस तरीके से उनकी लगातार जो जमानत की बात चल रही थी, तो जमानत न होने के लिए भी पीड़ित पक्ष भी लगातार लगा हुआ था और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी पूरी कमर कस ली थी कि इस पे किसी भी तौर पर आशीष मिश्रा की जो जमानत है वो ना होनी चाहिए और जो पीड़ित पक्ष हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। हालांकि इन तमाम दलीलों के बाद भी आप ये समझिए कि आशीष मिश्रा की अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर उस समय कहा था कि वो वहां मौजूद नहीं थे और इस हिंसा से उनका कोई लेना देना नहीं था। हालांकि पुलिस और एसआईटी की जो जांच गठित हुई थी उसमें तमाम तरीके से वो दोषी भी पाए गए थे, तो उसके बाद से उनको जो जमानत मिलनी थी वो भी नहीं मिली और इसके बाद में आज जो निचली अदालत की अगर बात करें तो उसमें, और हालांकि उन्होंने सरेंडर भी अपने आप को कर दिया और उसके बाद में क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुझे जो अदालतों पर पूरी तरीके से भरोसा है, न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, तो ऐसे में उनके लिए जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन की बात की गई थी उस पर भी कहीं ना कहीं सुनवाई होनी थी और इन सब तमाम जो चर्चाओं के बाद भी उनको जो है राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर जब ये कांड हो गया था, हिंसा हो गई थी, तो उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कार्यवाही का आदेश दिया था और उसको तत्काल प्रभाव से अरेस्ट करने की बात करी थी और उसके बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर उस पर बनी हुई है। हालांकि उसके बाद आप ये समझिए कि जो एसआईटी गठित की गई थी उसके बाद में पुलिस के जो बिंदु आए थे उन तमाम चीजें हुई उनमें से इशारा उनकी तरफ आशीष मिश्रा की तरफ इंडिकेट कर रहा था कि वो कहीं ना कहीं आरोपी है और इस तमाम जो चर्चाएं हुई थी उसमें भी वो कहीं ना कहीं जो पब्लिकली अगर बात करें तो वहां पर भी वो दोषी पाए गए थे। अब देखना यह होगा कि उनको कितनी ज्यादा राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि वकील उनकी तरफ से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको इसमें छूट मिले और उनको जो है बाहर निकाला जाए किसी तरीके से। बिल्कुल अविरल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आशीष मिश्र के केस पर आज सुनवाई होगी कोर्ट में और ऐसा माना जा रहा है कि आरोप तय हो सकते हैं। फिर भी देखना होगा कि क्या कुछ दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से पेश की जाती हैं आज अदालत में। चौथी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान फर्जी दस्तावेज मामले में 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं। यूं तो आजम खान अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन जब से अखिलेश यादव से नाराजगी की खबर आई है तब से वो सुर्खियों में है। पिछले 5 दिनों से उनसे राजनेताओं की मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार प्रमोद कृष्णन जेल पहुंचे और आजम से मुलाकात की। इससे पहले रविवार को सपा का एक प्रतिनिधि मंडल विधायक रविदास मल्होत्रा और सचिव अनुज मिश्रा के साथ सीतापुर जेल पहुंचा था। हालांकि आजम खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया।
शिवपाल यादव आजम से जेल में मुलाकात कर चुके हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी ने उन्हें पत्र लिखकर पार्टी में शामिल होने का न्योता भी दे दिया था। सभी दलों की नजर 20% मुस्लिम वोट पर है। इसे देखते हुए पार्टियां जेल वाली राजनीति में लग गई है। तो लगातार बने हुए हमारे साथ संवाददाता अविरल अग्निहोत्री। अविरल, जिस तरह से सपा का एक प्रतिनिधि मंडल आजम खान से जेल में मिलने जाता, लेकिन आजम खान उनसे मिलने से मना कर देते, लेकिन शिवपाल यादव से मुलाकात करते हैं। कल कांग्रेस की तरफ से प्रमोद कृष्णन भी जेल गया, उनसे भी मुलाकात की। आखिर आजम खान क्या सपा छोड़ने वाले हैं, या अपनी नाराजगी जाहिर करके जब वो जेल से बाहर निकले तो वे किसी तरह की अखिलेश यादव से बातचीत करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे? आखिर क्या रणनीति है आजम खान की, सब यही जानना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप समझिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो ऐसे में आजम खान के ऊपर भी समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो सीधे तौर पर नजर बनाए हुए थे कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सीधे तौर पर आजम खान के पक्ष में बोलते हुए नजर आएंगे और उनकी रिहाई के लिए तमाम आंदोलन करेंगे और बाहर निकालने के लिए जो है जिद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे। हालांकि आप ये देखिए कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान में आजम खान से की बातों से बचते हुए नजर आए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, और यही कारण रहा कि पूरी तरीके से जो उनके समर्थक थे आजम खान के, वो नाराज नजर आए। और आप ये समझिए कि रामपुर से पूरी तरीके से एक बगावत शुरू हो गई थी समाजवादी पार्टी के खिलाफ में। तो ऐसे में तमाम जो मुस्लिम बड़े नेता थे उन लोगों ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आजम खान के लिए अखिलेश यादव ने जो काम करने चाहिए थे वो नहीं किए, और उसके बाद जो आजम खान ने समाजवादी पार्टी के लिए जो काम किया वो बेहद सराहनीय रहा है और उन्होंने पूरी तरीके से मेहनत करके समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है। तो ऐसे में आप ये समझिए कि जिस तरीके से अभी कल की बात करें तो कांग्रेस का जो पूरा डेलीगेशन था, आचार्य प्रमोद कृष्णन थे जो कि कांग्रेस के बेहद करीबी माने जाते हैं, सलाहकार माने जाते हैं, वो आजम खान से मिलने के लिए पहुंचे थे। आजम खान ने उनसे मुलाकात की और तमाम तरीके की बातचीत की, और उसके बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने मीडिया में अपनी जो बातें कही उसको भी सभी ने सुना। लेकिन आप ये समझिए कि उसके बाद जब जो समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, उनका भी जो वहां पर प्रतिनिधिमंडल पहुंचा तो उनसे जो है आजम खान ने सीधे तौर पर मिलने से मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि फिलहाल वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मिलना नहीं चाहते, या नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए थे। लेकिन उसके बाद आप उससे पहले आप ये समझिए कि शिवपाल यादव से वो कहीं ना कहीं मुलाकात करने में बेहद इंटरेस्टेड नजर आए, क्योंकि अखिलेश यादव से उनकी जो दूरी रही वो शिवपाल यादव के लिए नजदीकियां साबित होती हुई नजर आ रही हैं। अब आप ये समझिए कि जिस तरीके से शिवपाल यादव लगातार बीजेपी के संपर्क में है, तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम बीजेपी के साथ रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं आजम खान के लिए सीधे तौर पर ऐसे तमाम आंदोलन करेंगे, उनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, और वो अंदर इतने महीने से हैं तो उनको बाहर निकाला जाए। अब एक कितना सियासी समीकरण जो बनता हुआ नजर आ रहा है, ये समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि ये तमाम जो बातें जो दिखाई पड़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के फेवर में नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि अखिलेश यादव को इसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जब तक ये आजम खान रहे तब तक समाजवादी पार्टी बेहद मजबूती के साथ में जमीन पर नजर आई। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बिल्कुल अविरल, लेकिन यहाँ पर मैं आजम खान की तरफ से एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि बीजेपी अभी सरकार में है, उनसे कोई मुकाबला करने के लिए कोई दूसरी पार्टी है तो वो है सपा पार्टी, और सपा के जो प्रतिनिधि मंडल आजम खान से मिलने जेल गए, उन्होंने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। तो आजम खान के पास क्या ऑप्शन है? क्या सपा छोड़कर वो कांग्रेस में जाएंगे? क्या बेहतर हो पाएगा? क्योंकि कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी की जो पार्टी हो, क्योंकि ओवैसी ने उन्हें अपनी पार्टी में आने का न्योता दिया, लेकिन ओवैसी का संगठन और उतनी मजबूत नहीं है। सपा के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा ऑप्शन आजम खान के पास अभी उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। अगर किसी पार्टी में जाते भी है तो वो दबदबा या वो महत्व जो उनको सपा में मिलता था, या सपा का महत्व है उत्तर प्रदेश में, वो किसी दूसरी पार्टी का नहीं है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर ये देखने वाली बात होती है कि जिस तरीके से आजम खान का कद जो है समाजवादी पार्टी में बेहद बड़ा था, उसके बाद लगातार अब जिस तरीके से उनकी नाराजगी नजर आ रही है, अब हालांकि वो किस तरफ जाते हैं, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के साथ में भी गठबंधन था शिवपाल यादव का, तो उनके साथ में वो नजर आ रहे हैं, और उसके बाद में कांग्रेस के लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। लेकिन नजदीकियां अगर ज्यादा समझी जाए तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव के बाद में वो सीधे तौर पर शिवपाल यादव के साथ में नजर आ रहे हैं।
लेकिन आप ये समझिए कि जिस तरीके से अगर ओवैसी की बात अगर करें तो ओवैसी की तरफ उनका रुझान बिल्कुल भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो उन्होंने कभी कोई बात भी नहीं कही। तो इसलिए अब ये शिवपाल यादव की जो मुलाकात है ये कहीं ना कहीं उनके लिए प्लस पॉइंट भी साबित हो सकती है, लेकिन अब बाहर निकलने के बाद में उनका क्या चलिए तो डिसीजन देखना रहेगा, होगा कि ये आखिर तो वही आजम खान देखेंगे। जब जेल से बाहर निकलते हैं उसके बाद उनकी क्या रणनीति होती है और आखिर किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं या फिर सपा में ही एक अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट करने के लिए उन्होंने जो सपा के प्रतिनिधि मंडल आए थे उनसे मुलाकात नहीं की, क्या कुछ रणनीति होगी वो तो निकलने के बाद ही समझ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आजम खान जेल में है लेकिन अभी तक अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए और जब उनका एक प्रतिनिधि मंडल, सपा का प्रतिनिधि मंडल आजम खान से मिलने जेल में गया तो उन्होंने उनसे मिलने से मना कर दिया। लेकिन शिवपाल यादव से मुलाकात की और कांग्रेस की तरफ से जब आचार्य प्रमोद कृष्णन उनसे मिलने गए तो उनसे भी मुलाकात की। आखिर आजम खान की अगली रणनीति क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।